चैप्टर 6 गुड बाय। जैन को होश आया तो वह स्कूल डिस्पेंसरी में थी और सामने परेशान सी जोई बैठी थी। जैन को होश में देख जोई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जैन तुम ठीक हो? थैंक गॉड तुम उठ गई। यू स्कैर्ड मी शिली गर्ल, जोई ने जैन के गले लगते हुए कहा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। डॉट 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 जैन होश में आते ही जोई के गले लग गई। वह उसे अपने इन्वेस्टिगेशन का सच बताने ही वाली थी कि डॉक्टर ने रूम में एंट्री लेते हुए एक और धमाका कर दिया। हाथ में रिपोर्ट्स लिए अंदर आती हुई डॉक्टर के वडस ने उन दोनों के पैरों तले की जमीन हिला दी। जैन यू आर फाइन नाउ बट यू हैव टू बी केयरफुल, इट्स नॉट सेफ फॉर योर बेबी, यू आर टू यंग एंड आल्सो नॉट गुड इन हेल्थ। डॉक्टर ने जैन के पास आकर उसे चेक करते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुन जैन बुरी तरह शॉक में थी। उनकी कही बातें जैन के कानों में बार बार रिपीट हो रही थी। जैन के लिए इतने बड़े सच को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था। वह बुरी तरह पैनिक थी। उसके लिए ये आसान नहीं था। ऐसी सिचुएशन में किसी का भी पैनिक होना लाजमी था। फिर वह तो सिर्फ 18 साल लड़की थी जिसके पास इस वक्त ना कोई घर था, ना परिवार और ना ही कोई रहने का ठिकाना। ऊपर से इन हालातों में एक के बाद एक बुरी खबर ने उसकी रही सही हिम्मत, उसके हौसलों को बुरी तरह खत्म कर दिया। कहाँ तो वह बीते दिनों में हुई बातों के सदमे से अभी निकली भी नहीं थी कि जिंदगी ने उसके साथ एक और भद्दा मजाक कर दिया था। डॉक्टर की बात सुन जोई का भी सेम रिएक्शन था। उसे भी यह खबर सुन यकीन नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने यकीन करने के लिए 3-4 बार डॉक्टर से सवाल किया, जब तक कि डॉक्टर ने उसके हाथ में जैन की मेडिकल रिपोर्ट ना थमा दी जिसमें साफ साफ जैन के प्रेग्नेंट होने का सच लिखा हुआ था। एक पल को तो इस खबर ने जोई को भी बुरी तरह हिला दिया, पर जैन को फ्रीक आउट देख उसने खुद को शांत कर उसकी ओर देखकर कहा, जैन डोंट वरी माय लव, तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, हम बेबी को अबॉर्ट कर देंगे। ओके, मैं अभी बात करती हूँ, बस तुम घबराओ नहीं, देखो सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सोई की बातों ने जैन शांत कराने के बजाय हकीकत में लाकर खड़ा कर दिया। वह उसकी बातें सुन जैन उसके गले लगकर बुरी तरह रोने लगी। जैन की रोने की आवाजें उस पूरे स्कूल डिस्पेंसरी में गूंज रही थी। सोई, वाई ऑल दिस हैपन टू मी, व्हाट आई हैव डन, टेल मी व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। पहले जेसन, फिर मॉम डैड और स्कूल वालों ने निकाल दिया, और अब प्रेगनेंसी। क्यों मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? डॉट सोई, मैं बेबी सोई। कोट डॉट 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 डॉट। जैन की रोने चिल्लाने की आवाजें जोई के दिल को चीर रही थी, यहाँ तक कि वहां खड़ी डॉक्टर और नर्स की आंखों में भी आंसू थे। जैन को इस स्टेट में देख यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे बेबी अबॉर्ट करने का सजेशन दे दिया, पर जैन की यहाँ भी किस्मत खराब थी। डॉक्टर की चेकअप रिपोर्ट से पता चला कि वह बेबी को भी अबॉर्ट नहीं कर सकती थी। अबॉर्शन करने में उसके लिए हाई रिस्क था, और अगर बच भी गई तो वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इन सब बातों का जैन पर बहुत बुरा असर हुआ था। वह मेंटली ये सब चीजें बिल्कुल हैंडल करने की हालत में नहीं थी। वह मेंटली आउट हो चुकी थी। वह पागलों की रोती जा रही थी। उसे इतना पैनिक देख डॉक्टर और जोई भी हेल्पलेस हो चुके थे। जोई ने उसे कितना शांत कराने की कोशिश की, पर सब बेकार था। उल्टा वह फिर से बेहोश हो गई। फिर से जैन को होश आया तो वह बेड पर थी, और वहां जोई का या डॉक्टर का कोई नामोनिशान नहीं था। जैन किसी को ना देख काफी देर तक यूं ही खामोश बैठी रही, ना पहले की तरह पैनिक नहीं हुई, ना रोई चिल्लाई, बस खामोशी से बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगी। काफी देर तक यूं ही बैठे ना जाने क्या सोचती रही। फिर गहरी सांस लेकर उठी और खुद को समेटकर बिना किसी को कुछ कहे वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। डॉट 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 जैन के प्रेग्नेंट होने की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैली हुई थी। हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था, उसे क्रिटिसाइज्ड कर रहा था। जैन स्कूल डिस्पेंसरी से बाहर आते देखकर कुछ लड़कियां ने उसका रास्ता रोक दिया और उसके सामने जानबूझकर रास्ता ब्लॉक कर खड़ी हो गई। उस पर कमेंट करने के साथ साथ उसे अब्यूज करने लगी। वो सब लड़कियां स्कूल के गिने चुने अमीर फैमिलियों की लड़कियों में थी, जिन्हें जैन से नफरत थी। उन लड़कियों की जैन से नफरत करने का कोई खास रीजन नहीं था। उन्हें बस जैन के सिंपल होने के बावजूद स्कूल की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं था। जैन हमेशा से खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई और बाकी सब चीजों में भी अच्छी
थी, इसीलिए उसे पसंद करने वालों से ज्यादा उससे चिढ़ने वालों का नंबर था। पर जोई की वजह से उससे किसी की कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं थी, पर आज उन्हें अपनी भड़ास निकालने का उसे बुरा भला कहने पूरा मौका मिल गया था, और वो भी तब जब उसके साथ जोई भी साथ नहीं थी। उन नफरत करने वाली लड़कियों की लिस्ट में सेरेन पहले नंबर पर थी, जिसे जैन से नफरत थी। वह जैन का मजाक बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, फिर आज तो उसे सुनहरा मौका जो मिला गया था, जिसकी उसे तलाश थी, पर सेरेन उतनी चालाक भी थी। वह खुद न जाकर उन लड़कियों को जैन के खिलाफ प्रोवोक कर पीछे खड़ी तमाशा देख रही थी। यू बिच, हाउ डिड यू एंटर हियर? तुम्हें तो स्कूल से निकाल दिया है ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। ग्रुप में खड़ी लड़कियों में से एक ने जैन को धक्का देते हुए कहा। उस लड़की के धक्के से जैन लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिर गई, उसे नीचे गिरे देख उन लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया और उसके कपड़े उसके बाल को बिगाड़ कर उसकी वीडियो बनाने लगी। यहाँ तक कि उसमें से एक लड़की ने जैन के सिर पर पानी डाल दिया और उसे थप्पड़ मारने लगी। सारा स्कूल खड़ा जैन का मजाक बना रहा था, कोई उन लड़कियों को रोकने वाला नहीं था। सब उस पर हंस रहे थे, उस पर कमेंट कर रहे थे। जैन बस चुपचाप सिर झुकाए सब बर्दाश्त कर रही थी। इतने सब से गुजरने के बाद जैन भी बिल्कुल बुत सी बनी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे पर जबान खामोश थी। जैन स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी से वह एक पल में बिच, इन्फीरियर, अगली, कैरेक्टर लेस लड़की बन गई। यहाँ तक कि स्कूल के बुलेटिन बोर्ड में जैन के कार्टून बने हुए थे और उसकी फोटो और तरह तरह के घटिया कमेंट लिखे हुए थे। जैन ये सब के बाद भी चुप थी। उन सब की बातें जैन के मासूम दिल किसी गहरे घाव की तरह उसके चुभ रही थी, फिर भी वह सब कुछ अपने आप में समेटे हुए खामोश थी। किसे पता था कि उसकी यही खामोशी जैन को एक दिन इमोशनलेस बना देंगी। अपनी अपनी कसर पूरी होने के बाद सब के सब अपने अपने रास्ते निकल गए। किसी ने ना जैन की मदद की ना उसकी, और पलट कर देखा, बस उसे अधमरी हालत में छोड़ निकल गए। उन सब के जाने के बाद जैन टूटी फूटी हालत में जमीन से उठकर कराहते हुए किसी तरह वहां से हॉस्टल की तरफ आ गई। उन सब ने जैन की ऐसी हालत बनाई हुई थी कि वह चलने लायक भी नहीं बची थी। उसके चेहरे, हाथ पैर, हर जगह घाव बने हुए थे। उसके शरीर पर पहने हुई ड्रेस गीली होकर शरीर पर चिपकी हुई थी, बाल बुरी तरह बिखरे और चेहरे कलर सूखा हुआ था। जैन को ऐसी हालत में देख उसकी रूममेट तक घबरा गई थी। तीनों डर हॉस्टल के कोने में जाकर खड़ी थी। उन तीनों को डरे देख जैन ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वॉशरूम की तरफ चले गई। करीब 10 मिनट बाद वह वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने साफ कपड़े पहने हुए थे। उसके शरीर में लगा खाना और बाकी चीजें तो धुल गई थी, पर शरीर में चोट के निशान अब भी वैसे ही थे। यहाँ तक कि गाल पर पड़े थप्पड़ का निशान और भी गहरा हो गया था। जैन बिना दर्द और तकलीफ की परवाह किए अपने बैग के पास जाकर अपना सामान समेटने लगी हुई थी। उसने एक एक कर अपना सारा जरूरी सामान एक लगेज में समेटा और बाकी गैर जरूरी चीजों को वहीं टेबल पर छोड़ बिना किसी को कुछ कहे वहां से निकल गई। करीब 1 घंटे बाद जोई स्कूल डिस्पेंसरी लौटी तो वहां जैन को ना देखकर घबरा गई। वह 1 घंटे पहले जैन को आराम करते देख उसकी मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकली थी, पर रास्ते में एक छोटे एक्सीडेंट से फंस गई। और अब जब 1 घंटे बाद वापस डिस्पेंसरी लौटी तो वहां जैन का कोई नामो निशान तक नहीं था। जोई ने उसे वहां ना देखकर पूरा स्कूल छान मारा, यहाँ तक कि लाइब्रेरी, स्कूल ग्राउंड, वॉशरूम, स्कूल टेरेस, स्कूल का हर एक कोना छान मारा जहां उसे जैन के होने की उम्मीद हो सकती थी। पर उसके बाद भी जैन का कुछ पता नहीं चला। पूरे स्कूल को ढूंढने के बाद भी जब उसे जैन का कोई पता नहीं चला तो जोई ने पूरा स्कूल सिर पर उठा लिया, यहाँ तक कि स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स सबको धमकी दे दी। जोई की फैमिली और पॉवर सब अच्छी तरह जानते थे। शायद इसी खौफ की वजह से बाकी सब भी जैन को चारों तरफ ढूंढने लगे। करीब आधे घंटे यहाँ वहां ढूंढने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो जोई ने स्कूल के बच्चों से पूछताछ की। उनकी बातें सुन जैन सीधे सीसीटीवी रूम की तरफ दौड़ गई। उसने वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की तो थोड़ी देर पहले हुई सारी कहानी उसके सामने थी। वो सारी वीडियो देख जोई का चेहरा पूरी तरह राख हो गया था। उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे, पर अगले पल वह पैनिक होकर ओह नो कहते हुए हॉस्टल की तरफ दौड़ गई। जब तक जोई हॉस्टल पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। जैन वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। उसके कमरे में दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। जैन को वहां भी ना देखकर जोई ने उसके बैग की ओर देखा तो वहां से उसकी जरूरत की
सारी चीजें गायब थी सिवाय कुछ बुक्स और कुछ कपड़ों के जो टेबल पर रखी हुई थी। जैन के कमरे से उसका सब सामान गायब देख जोई ने उसके साथ की लड़कियों से सवाल किया तो सबने उसे एक ही जवाब दिया। उन सबका जवाब सुन जोई बुरी तरह पैनिक होकर अपना सिर पकड़े गुस्से से बैठ गई और गुस्से से डैम इट कहते हुए टेबल पर हाथ दे मारा। जोई के मुंह से टेबल पर एक रखी आधी खुली नोटबुक नीचे गिर गई। जोई ने पैरों में पड़ी बुक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस बुक में एक पिंक एनवेल्प नीचे गिर गया। उसने एनवेल्प को नीचे से उठाकर देखा तो उस एनवेल्प के बाहर जोई लिखा हुआ था। अपना नाम पढ़कर जोई ने उस एनवेल्प को खोल दिया पर उस पर लिखी पहली लाइन पढ़कर जोई के हाथ से वह पेज नीचे जमीन पर गिर गया। जोई ने काफी देर बाद हिम्मत कर कांपते हाथों से वह पेज उठाकर पढ़ना शुरू किया। डियर जोई, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई नो आई डिसअपॉइंटेड यू, आई हर्ट यू, बट ट्रस्ट मी जोई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत कर रही हूँ पर मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ तुम्हें बिना बताए छोड़कर जाने के लिए, पर तुम्हें बता देती तो तुम कभी नहीं जाने देती। सच कहूँ तो जोई मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, पर मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, इस जगह से, इस शहर से कहीं बहुत दूर। जोई इस शहर ने मेरा सब कुछ छीना है, मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, सब कुछ। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं नहीं जानती कि मेरा ये फैसला सही होगा या गलत, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो यकीनन मैं एक दिन घुट घुट कर मर जाऊंगी। जानती हूँ मेरे जाने की खबर सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, पर इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। उम्मीद है जोई शायद तुम अपनी जैन की मजबूरी समझ पाओगी। और एक रिक्वेस्ट करती हूँ जोई कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यहाँ कभी फिर वापस नहीं लौटना चाहती। और अगर मैं कभी लौटी तो वादा करो जोई पलटकर नहीं जाओगी मुझसे, भले कितनी नाराजगी क्यों ना हो। हक से मुझे गले लगा मुझसे सवाल करोगी और मुझ पर नाराज होकर चिल्लाओगी। तुम जानती हो मेरे पास सिवाय तुम्हारे और कुछ नहीं है। जोई कहने को बहुत कुछ है पर मैं और नहीं लिख पा रही हूँ, बस इतना ही कहना है कि मुझे माफ कर देना जोई। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, भले ही मैं कहीं भी, पर हमारी ये दोस्ती और ये तमाम यादें उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। ये यादें मेरे जीने की उम्मीदें हैं और इन यादों को याद कर मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी जोई। तुमसे भी उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। यूर सिली गर्ल, जाने टेलर। CH7 to 6 years later. 6 years later. टाउन की सबसे बड़ी बिल्डिंग वाल्टर एम्पायर के ऑफिस में बैठे शख्स का पूरा ध्यान सामने रखे कंप्यूटर पर था। उसके हाथ किसी मशीन की तरह कीपैड पर चल रहे थे। उसकी नीली आंखें कंप्यूटर के स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट थी और दोनों हाथ कीपैड पर। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन थे, पर बावजूद इसके उसे देखने वाले की आंखें उस पर ही ठहर जाने के लिए काफी थी। करीब 7 फुट हाइट और मस्क्यूलर बॉडी वाला वह लड़का हर लड़की के सपनों का प्रिंस चार्मिंग था। उसके पास अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ साथ हर वो चीज थी जिसको पाने की लोग उम्र भर ख्वाहिश रखते हैं। जैक्सन वाल्टर शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप वाल्टर्स एम्पायर का ओनर, जिसका नाम ही लोगों के लिए काफी था। शहर का हर शख्स उसके नाम से वाकिफ था, फिर चाहे वह आदमी हो या औरत। जैक्सन बिजनेस का जानामाना नाम था या कहीं किंग था, पर हकीकत में उसे कोई नहीं जानता था। शहर के हर एक कोने में उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थी, पर असल में वह कौन था, कैसा था, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। उसकी जिंदगी किसी राज की तरह थी। उसके बारे में कोई जानकारी ना न्यूज में थी ना किसी सोशल साइट में। अगर कोई न्यूज पब्लिश होती भी तो पब्लिश होने के कुछ सेकंड में गायब हो जाती। हर किसी के लिए वह एक मिस्ट्री था, पर बावजूद इसके लोगों का उसके लिए एक अजीब सा जुनून कायम था। शहर सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऑफिस बैठा जैक्सन वाल्टर अपने काम में बिजी था। तभी उसके सेक्रेटरी मार्टिन ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, चीफ, जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हैं वैसी ही एक लड़की को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, पर उसके साथ एक 5 साल का बच्चा भी है। मार्टिन की बात सुन जैक्सन के हाथ एकदम से कीपैड पर रुक गए। जैक्सन के फीलिंगलेस चेहरे पर जैसे एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई थी, पर अगले पल ना जाने क्या सोचकर उसके चेहरे का रंग फिर बदल गया और अपने वही पुराने एक्सप्रेशनलेस चेहरा बनाए लिए जैक्सन ने मार्टिन की ओर बिना देखे जवाब दिया, उस लड़की को वहीं पर रोको, उसे जाने मत देना जब तक मैं उससे मिल नहीं लेता। मार्टिन, अभी कॉल करो और हमारे लोगों को बोलो कि उस लड़की को पूरी
सेफ्टी के साथ हमारे एयरपोर्ट के बाहर वाले होटल पर ले आए और हाँ, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिरी शब्द थोड़ी देर रुकते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। जैक्सन की बात सुन मार्टिन ने अनमने ढंग ओके कहा और चुपचाप कमरे से बाहर की ओर जाने लगा, पर अपने मन में चल रहे सवालों को रोक नहीं सका। उसने दरवाजे से पलटते हुए सवाल किया, बट चीफ, आपको यकीन है वह वही लड़की है जिसे आप पिछले 6 सालों से ढूंढ रहे हैं? और चीफ, ये भी तो हो सकता है वह लड़की आपसे मिलना ही नहीं चाहती हो, वरना इतना ढूंढने के बाद तो भगवान भी मिल जाते, फिर वह तो एक लड़की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मार्टिन, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी गाड़ी निकालो, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मार्टिन की बेतुकी बातें सुन जैक्सन ने जवाब दिया और उसके कुछ और कहने से पहले ही अपनी चेयर से उठकर ऑफिस से बाहर की ओर निकल गया। जैक्सन को जाते देख मार्टिन हकलाते हुए ओके ओके चीफ कहते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और चलते चलते उसने फिर से सवाल किया, वैसे चीफ, एक और सवाल करूं? वैसे तो जानता हूं आप जवाब नहीं देंगे, पर फिर भी पूछना चाहता हूँ। मार्टिन का सवाल सुन एक पल को जैक्सन रुका और बिना कुछ कहे डाक चेहरा बनाए उसे घूरने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा, बोलो चीफ, आप जिस लड़की को जानते नहीं, कभी उसे देखा नहीं, फिर भी आप उसे पिछले 6 सालों से पागलों की तरह हर एक शहर ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्या वह कोई खास है? कोट डॉट डॉट डॉट। जैक्सन वाल्टर, द मोस्ट वांटेड पर्सन जिसके पीछे सारा शहर पागल था, पर उसे इतने सालों से सिर्फ एक लड़की के पीछे पागल देख मार्टिन ने क्यूरियोसिटी से सवाल किया, शी, आई डोंट नो अबाउट हर। वह कैसी है, कहाँ है, मैं नहीं जानता, पर मुझे यकीन है एक दिन ढूंढ लूंगा। पर तुम अब बिना कोई सवाल किए गाड़ी चलाओ मार्टिन, अगर अब तुमने कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें यहीं फेंक दूंगा। जैक्सन ने मार्टिन के सवालों से परेशान होते हुए जवाब दिया और उसके ख्यालों में खो गया। चीफ, मैं तो बस। जैक्सन की बात सुन मार्टिन ने मिमियाते हुए कहना चाहा, पर जैक्सन की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर चुप हो गया और चुपचाप गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। उधर दूसरी ओर शहर के एक छोटे से बार में सांवले रंग और बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों वाली एक लड़की पुराने कपड़े पहने हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट में खड़ी थी। उसके कपड़ों का उड़ा हुआ रंग देख अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह ना जाने कितनी बार पहने जा चुके हैं, पर बावजूद इसके वह उसकी खूबसूरती को बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह गेस्ट को खाना सर्व करने में बिजी थी और पास में उससे थोड़ी दूर काउंटर पर 5 साल का बच्चा कंप्यूटर पर लगा हुआ था। उस लड़के का पूरा ध्यान उस कंप्यूटर पर था, जबकि वह काम के बीच बीच में उस लड़के को देख मुस्कुरा देती और फिर वापस काम पर लग जाती। वह लड़की दिखने में कोई खास नहीं थी, पर उसकी चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उसमें जो लोगों को उसकी ओर खींचती, उसकी बड़ी सी भूरी आंखें और उसके साथ कमर तक लहराते उसके खूबसूरत लंबे बाल उसे खूबसूरत ना होते हुए भी बहुत खूबसूरत बना रहे थे। उसमें कुछ अलग था, इसीलिए शायद वहां बैठे हर शख्स की निगाहें सिर्फ उस पर थी। उनमें से कई आदमी उसे सिर्फ बहाने से उसे छूने की कोशिश कर रहे थे और वह बार बार उनसे बचने की कोशिश। उसे इस तरह स्ट्रगल करते देख किचन में खड़े एक करीब 35-40 साल के शख्स ने आवाज दी, मारिया, यहाँ आकर काम संभालो, देखो खाना जल रहा है, तुम इतनी लापरवाही से काम क्यों कर रही हो? तुम सर्व करना छोड़ो और यहाँ आओ। उस आदमी ने थोड़ा जोर से कहा ताकि वहां बैठा वह गेस्ट उसकी बात सुन सके। उस आदमी की बात सुन वह चुपचाप सिर झुकाए किचन में आ गई और उसकी ओर देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्रदर विली, थैंक यू सो मच। आपने उस भद्दे मोटे आदमी से बचा लिया। मेरा तो उसे देखकर दिमाग खराब हो गया था। उसका जवाब सुनकर उस आदमी विली ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से गंभीर आवाज मैं जवाब दिया, जेन, तुम यहाँ जॉब करना बंद क्यों नहीं कर देती? तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, पर यहाँ रहना भी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम कहीं और नौकरी तलाश करने की कोशिश करो, देखना तुम्हें जरूर मिल जाएगी। ब्रदर विली, मैं जानती हूँ आप मुझे लेकर परेशान हैं, पर आप तो जानते हैं मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं आता, ना ही मैं एजुकेटेड हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे क्या हालत है। अगर 6 साल पहले आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे अपने
घर में सहारा दिया है, मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं इतने सालों से आपके घर मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे पास तो मेरे और आर्थर रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे मैं क्या कर सकती हूँ? जेन उर्फ मारिया ने जवाब दिया। जेन, मैं समझता हूँ, पर तुम जानती हो हम तीनों मिलकर बड़ी मुश्किल से इस छोटे से रेस्टोरेंट को चलाते हैं, और अब तो नैन्सी भी यहाँ नहीं है, उसकी मेडिकल का खर्चा भी बढ़ गया है, हो सकता है हमें ये शॉप भी बंद करनी पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपने शहर वापस लौटना होगा। उसकी बातें सुन विली ने गंभीर होते हुए कहा, ब्रदर विली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो गया। एक तरफ आपने मेरी इतनी मदद की, पर मैं आपके और नैन्सी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जेन, कम ऑन, तुम और लिटिल जीनियस हमारी फैमिली का हिस्सा हो, मैंने और नैन्सी ने कभी तुम्हें हमसे अलग नहीं समझा। थैंक यू ब्रदर विली, जेन ने इमोशनल होते हुए कहा। विली की बातें सुन जैन के जहन में आज से 6 साल पहले हुई सारी बातें घूमने लगी। आज से 6 साल पहले जब उसने इस शहर में कदम रखा तो उसके पास कुछ नहीं, यहाँ तक कि उसका बैग और कुछ गिने चुने पैसे जो उसके पास थे वो भी चोरी हो गए थे। 2 दिन तक भूखी प्यासी जेन ने शेल्टर होम में दिन बिताए थे, और तीसरे दिन भी जब काम की तलाश में निकली तो उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उसी एक्सीडेंट ने उसे विली और नैन्सी से मिला दिया। दोनों जैन की हालत देख उसे अपने घर ले आए। नैन्सी और विली जब उसे घर लाए थे तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कितने दिनों तक होश भी नहीं आया। इस दौरान दोनों ने उसका पूरा ख्याल रखा, उसे ना जानते हुए दोनों ने उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसकी जान बचाई। डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस एक्सीडेंट से रिकवर होने में जैन को काफी वक्त लगा था। इतने वक्त में विली और नैन्सी से उसे जो अपनेपन का एहसास मिला वह जैन के लिए बहुत बड़ी बात थी। जैन के होश में आने के बाद, उसकी सारी हकीकत जानने के बाद विली और नैन्सी ने उसे अपने घर में अपने साथ ही रख लिया। उसके बाद से आज तक इन 6 सालों में उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया जो एक परिवार करता है, यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी उसका पूरा ध्यान रखा था। कम उम्र होने की वजह से जेन की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, पर बावजूद इसके उन्होंने उसका पूरा ख्याल रखा। रात रात भर उसकी देख रेख की थी। उन्होंने जैन की वजह से बहुत कुछ किया था, इतना तो शायद कोई अपना भी नहीं करता। इन 6 सालों में सबसे दूर विली और नैन्सी उसका परिवार थे, उसका सब कुछ थे। उनकी वजह से जैन की जिंदगी में आया था। शायद वो दोनों नहीं होते तो वह कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, और शायद खुद भी नहीं जी पाती। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। जिंदगी ने उसे इतने सबक दिए कि उस मासूम सी जैन का अक्स भी कहीं खो गया। लोगों से खुद को बचाते बचाते वह कब जैन से मारिया बन गई पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि लोगों के तानों गंदी नजरों से बचने के लिए अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपना नाम, अपना अतीत, पहचान, सब कुछ छुपा लिया। पर बावजूद इसके उसके हिस्से की तकलीफें फिर भी कम नहीं थी। पर वह लड़ना सीख गई थी। अपनी उन कड़वी अतीत की यादों ने एक बार फिर जैन की आंखों में आंसू ला दिए। वह इमोशनल खड़ी आंसू पोंछ ही रही थी कि पीछे से स्वीट सी आवाज आई। What's going on here? Mommy, why are you crying? Uncle Willie did. You bully my mom. पीछे से आथा की आवाज सुन जैन और विली दोनों एक साथ उसकी ओर पलटे तो सामने दोनों हाथों को बांधे हुए आथा खड़ा था। उसके एक हाथ में आईपैड और दूसरे हाथ में फोन था, और उसके क्यूट से चेहरे पर सवाल। आथा को हमेशा की तरह इस अंदाज में देख विली और जैन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आथा कहने को सिर्फ 5 साल का बच्चा था, पर अपनी उम्र के लोगों से वह बिल्कुल अलग था। उसकी आदतें इतनी अजीब सी कि सबके मन में यही सवाल आता कि क्या सचमुच में वह 5 साल का बच्चा है, क्योंकि उसकी हरकतें 5 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं थी। जिस उम्र में बच्चे बोलते भी नहीं है, उस उम्र में उसके अजीब से शौक थे। वह मैच्योर लोगों की तरह बात करता, यहाँ तक कि ना वह रोता ना ही कोई एक्साइटमेंट दिखाता उसके चेहरे पर, जैसे कोई एक्सप्रेशन ही ना हो। पर बावजूद वह शायद मोस्ट चार्मिंग बच्चा था। लिटिल आथा इतना क्यूट था कि जो भी उसे देखता अपनी नजरें नहीं उठा पाता। उसकी चश्मे से ढकी खूबसूरत बड़ी आंखें जैन की तरह थी, और माथे पर ढके उसके ब्राउन हेयर और डेलिकेट फेस और सॉफ्ट वाइट स्किन हर किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते, यहाँ तक कि लड़कियां उसे देख कर उसके गाल खींचने चली आती। पर आथा का ऑरा इतना अलग था कि कोई उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाता। कभी कभी तो उसे देख जैन के मन में अक्सर उस शख्स का ख्याल आ जाता। उस शख्स से नफरत होने के बावजूद उसके मन में एक ही सवाल आता कि वह
शख्स किस तरह का इंसान होगा? अक्सर वह लिटिल आर्थर के चेहरे पर। उस इंसान का अक्स देखती जैन के मन में उसे लेकर बहुत सवाल थे पर जवाब नहीं थे और ना उसने जानने की कभी कोशिश की। जैन और विली को मुस्कुराते देख आर्थर ने अपने डोमिनियरिंग अंदाज में दोनों की ओर देखते हुए सवाल किया। उसका सवाल सुन विली ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए जवाब दिया, माई लिटिल जीनियस, आई स्वेयर आई डिडंट बुली योर मदर, हाउ कैन आई डेयर टू बुली हर इन फ्रंट ऑफ यू। विली ने हंसते हुए जवाब दिया, अंकल विली, नेवर इवन ट्राई। विली की हंसी को नजरअंदाज करते हुए आर्थर ने सीरियस टोन में कहा और विली की गोद से नीचे उतर गया और जैन की तरफ देखने लगा। आर्थर को अपनी तरफ देखते देख जैन ने घुटनों के बल नीचे बैठ गई। उसकी मासूमियत देख प्यार से उसके माथे पर किसकर उसका सिर सहलाते हुए जवाब दिया, डोंट वरी माई लव, मॉमी इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मॉमी इज टू बिजी, सो कैन यू वेट हियर, मॉमी फिनिश ऑल द वर्क सून देन मॉमी एंड यू विल वॉक होम। ओके ओके, आर्थर ने सीधा सा जवाब दिया और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और हाथ में पकड़े लैपटॉप में लग गया। आर्थर को बैठे देख जैन ने गहरी सांस ली और एक नज़र विली की ओर देख वापस काम में लग गई। CH8 एनकाउंटर विद जैक्सन वॉल्टर। करीब 1 घंटे बाद जैक्सन मार्टिन के साथ सनशाइन होटल में था। पूरे रास्ते भर उस लड़की से मिलने के ख्याल से उसकी धड़कनें 120 की स्पीड पर थी। अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार शायद वह इतना नर्वस था। कभी कोई एक्सप्रेशन न देने वाले जैक्सन वॉल्टर आज बुरी तरह डरा हुआ था कि उसकी शक्ल देखने लायक थी। पिछले 6 सालों से जैक्सन ने उस लड़की से मिलने, उससे बात करने का इंतजार किया था, पर आज उसे सामने देखने के ख्याल से भी डरा हुआ था। पूरे रास्ते गाड़ी में वह यही सोचता रहा कि क्या वह उससे नफरत करती होगी तो क्या वह बात करेगी, क्या वह उसके गुनाह को माफ करेगी। हजारों सवाल थे उसके मन में जिनका जवाब उसके पास नहीं था। जैक्सन को पहली बार इस तरह नर्वस देख मार्टिन हैरान था। उसे जैक्सन की हालत देख मन ही मन हंसी आ रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, हा, यकीन नहीं होता कि चीफ इतना डर भी सकते हैं, जिनके चेहरे को देख लोग डर से कांप जाते हैं। आज वह एक लड़की को लेकर इतना नर्वस है। चीफ की शक्ल देखकर तो हंसी आ रही है। काश कि मैं एक फोटो के पाता। अगर मैं ये सारी फोटोज मदर वाल्टर को दिखाऊंगा तो उन्हें भी यकीन नहीं होगा कि उनका बेटा डरा हुआ था। हा, मजा आएगा। मार्टिन मन ही मन जैक्सन को लेकर ख्याली पुलाव पका रहा था। मार्टिन को अपने आप में ही मुस्कुराते देख जैक्सन ने उसे घूरते हुए सवाल किया, मार्टिन। जैक्सन की एक आवाज से मार्टिन के चेहरे का रंग बदल गया। वह घबराकर चीफ कहते हुए जैक्सन के साथ होटल के अंदर एंटर हो गया। सनशाइन होटल शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल्स में से एक था। होने को ये सारी प्रॉपर्टी वॉल्टर्स की ही थी, पर इसे वाल्टर का कजिन भाई मैक्सवेल वाल्टर चलाता था। जैक्सन ने जैसे ही होटल के अंदर एंटर हुआ तो वहां के स्टाफ में हड़बड़ी मच गई। यहाँ तक कि मैनेजर के भी पसीने छूट गए। सारा स्टाफ जैक्सन के नाम से घबराया हुआ था। हालांकि वो अलग बात थी कि किसी ने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा था, पर जैक्सन का ऑरा ही इतना अलग था कि लोगों के मन में उसके लिए अजीब डर था। जैक्सन को वहां देख होटल के स्टाफ से लेकर मैनेजर तक सब डरे हुए खड़े थे, यह सोचकर कि कहीं उनकी एक गलती उनकी जॉब ना छीन ले। उसे देख सब चुपचाप लाइन अप होकर खड़े हो गए। जैक्सन ने जैसे ही एंटर किया, स्टाफ की सारी लड़कियों की आंखें जैक्सन पर जाकर अटक गई। व्हाइट शर्ट के साथ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट और मैचिंग पैंट के साथ उसका लुक इतना डेसिंग लग रहा था कि नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। पर अफसोस ये था कि हमेशा की तरह आज भी उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। जैक्सन ने मास्क और गॉगल्स पहने हुए थे, यहाँ तक कि हाथों में भी ग्लव्स पहने हुए था। जैक्सन उन सबको इग्नोर कर अपने प्रेसिडेंशियल सूट की तरफ चले गया। अंदर पहुंचा तो वहां कमरे में टेबल के पास एक 5 साल का बच्चा खेल रहा था और उसके साथ करीब 24-25 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो उस लड़के को बार बार शैतानी करने से मना कर रही थी। उस लड़की को जैक्सन धड़कने तेज हो गई। वह प्रेसिडेंशियल सूट के दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह आगे बढ़ सके। जैक्सन को इस तरह खड़े देख मार्टिन ने धीरे से आवाज दी, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वह दरवाजे पर खड़ा है। अगले सेकंड में जैक्सन अपने एक्सप्रेशन चेंज कर अंदर कमरे में चले गया और उनके सामने रखी बड़ी सी चेयर पर जाकर बैठ गया। जैक्सन को चुपचाप बैठे उस लड़की की ओर देखते देख मार्टिन ने ही सवाल स्टार्ट किया, मिस, सॉरी हमें आपको इस तरह लाना पड़ा। आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। माफी चाहते हैं आपको इस तरह यहाँ लाने के लिए। हम ऐसे आपको लाना नहीं चाहते थे, पर मेरे बॉस को आपसे कुछ सवाल करने थे। अगर आप उनके सवालों का सही जवाब दे देंगी तो आपको जाने देंगे। और हाँ, आप बिल्कुल भी घबराए मत, हम यहाँ आपको कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं लाए हैं। आपसे कुछ सवाल करने के बाद आपको हिफाजत से आप जहाँ जाना चाहती है वहाँ छोड़ दिया जाएगा। जी पूछिए। मार्टिन की बात सुन उस लड़की ने बिना डरे मुस्कुराते हुए कहा।
उस लड़की को बिल्कुल नॉर्मल देख जैक्सन ने उसे हैरानी से देखा पर चुप रहा। उसके बदले मार्टिन ने अपनी बात जारी रखी, मिस आपका नाम और क्या ये आपका बेटा है? मार्टिन ने सामने खेलते बच्चे की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। जी मेरा नाम जेसिका और ये मेरा बेटा नहीं, मेरे भाई का बेटा है विवियन। जेसिका की बात सुन जैक्सन ने राहत की सांस ली पर वह चुप रहा। उल्टा मार्टिन ने सवाल जारी रखे, मिस जेसिका आप कहाँ से है, क्या आप बता सकती है? और इससे पहले किसी शहर में रहती थी, आप यहाँ कैसे आई और कितने सालों से यहाँ रह रही है? प्लीज क्या आप ये सारी डिटेल्स हमें बताने का कष्ट करेगी? मार्टिन ने इम्पेशेंट होते हुए एक साथ सवाल किया। ये किस तरह का सवाल है मिस्टर, देखिए मैं यही इसी शहर से हूँ और मैं सालों से यहीं रहती हूँ। मैं कभी भी शहर से बाहर नहीं गई। हाँ एक दो बार कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री गई थी अपने हस्बैंड के साथ, पर फिर वापस लौट आई थी। पर आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? मार्टिन के एक साथ इतने सारे सवाल सुन जेसिका ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा। जेसिका का जवाब सुन इससे पहले कि मार्टिन कोई और सवाल करता, जैक्सन ने अचानक से बीच में रोकते हुए सवाल किया, क्या आपकी शादी हो गई है? जी, जेसिका ने जैक्सन के सवाल का सीधा जवाब दिया। जेसिका के मुंह से सीधा सा जवाब सुन जैक्सन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। भले ही मास्क के पीछे उसके चेहरे के रिएक्शन कोई देख नहीं पाया, पर उसकी आंखें देख मार्टिन को समझ आ गया। उसने बात घुमाते हुए सवाल किया, मिस जेसिका आप बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप नहीं कहती कि आप मैरिड है तो हमें यकीन नहीं होता। आपको देखकर लगता नहीं कि आप मैरिड है। वैसे मिस जेसिका, दरअसल हमने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया था क्योंकि हम एक डॉक्यूमेंट्री एड बना रहे हैं और आपको उसमें लेना चाहते थे, और इसके लिए हम एक रियल स्टोरी भी ढूंढ रहे थे। वैसे तो हमारे पास एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप बताएं कि कैसी है, उसके बाद हम बाकी सारी बातें डिस्कस करेंगे। वैसे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, जेसिका ने एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया। अचानक इस तरह एक्टिंग का ऑफर देख उसे खुद यकीन नहीं हो पा रहा था। जेसिका की एक्साइटमेंट देख मार्टिन ने उसे 6 साल पहले हुई बात को स्टोरी की तरह बताना शुरू किया। जैसे जैसे मार्टिन जेसिका को स्टोरी सुना रहा था, जैक्सन उसके चेहरे के रिएक्शन गौर से देख रहा था, पर उसके चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं था। उल्टा वह एक्साइटेड होकर सुन रही थी। उसके चेहरे के रिएक्शन देख जैक्सन ने हैरानी से उसकी आंखों में देखना शुरू किया, पर उसे जेसिका में कुछ भी सिमिलर नजर नहीं आया। काफी देर तक उसे नोटिस करने के बाद उसने बीच में ही मार्टिन को रोकते हुए जवाब दिया। मार्टिन, मिस जेसिका को उनकी डेस्टिनेशन तक छोड़कर आओ। जैक्सन की बात सुन मार्टिन और जेसिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा, पर फिर अगले पल होश में आते हुए वह जेसिका की तरफ मुड़ गया। सॉरी मिस जेसिका, आपका वक्त बर्बाद करने के लिए प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। क्या मतलब है इसका? जैक्सन की रूड आवाज और अपने एक्टिंग ड्रीम को इस तरह रिजेक्ट होते देख जेसिका ने इरिटेट होते हुए सवाल किया। जेसिका की बात सुन जैक्सन अपनी चेयर उठकर अपने पास में रखा बैग खोला और उसमें से अपनी चेकबुक निकालकर चेक साइन कर टेबल पर रखते हुए वहां से बाहर आ गया। होटल से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। जैक्सन गुस्से से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और अपना मास्क ग्लव्स निकाल कर सब गाड़ी के अंदर फेंकते हुए गाड़ी स्टार्ट कर बेवजह सड़कों पर निकल गया। एस्टरिस्क। देर रात तक रेस्टोरेंट में बहुत से कस्टमर्स को निपटाने के बाद जैन बुरी तरह थकी हुई थी, जबकि ऑर्थर अभी भी अपने आईपैड में लगा हुआ था। उसे अपने आप में बिजी देख जैन ने उसे आवाज दी, स्वीटी आई एम सो सॉरी मैम, आई वाज सो बिजी, मम्मा की वजह से आपको इतनी देर तक रुकना पड़ा। आपको नींद आ रही होंगी ना, हम जल्दी से घर चल रहे हैं ओके? जैन ने उसे कोक्स करते हुए थोड़ा उदास आवाज में कहा। जैन सालों से दिन रात उसके लिए ही मेहनत करती थी और इस सब के चक्कर में वह उसे इतना वक्त ही नहीं दे पाती। दिन रात वह यहाँ वहाँ जॉब में बिजी रहती। ऑर्थर के पैदा होने से पहले तक तो ठीक था, पर उसके होने के बाद उतने छोटे बच्चे को साथ ले जाना मुश्किल हो गया, और तो और लोग उसे बच्चे को देखकर कोई काम भी नहीं देते। मजबूरी में जैन को नन्हे ऑर्थर को अकेले घर में छोड़कर जाना पड़ता। कई बार तो ऑर्थर बीमार पड़ जाता और इस वजह से जैन को कुछ ही दिनों में नई जॉब तलाश करनी पड़ती। ऐसा कोई काम नहीं था जो जैन ने नहीं किया हो। लॉन्ड्री से लेकर पार्लर, केयरटेकर, कुक, क्लीनर, टेलर, छोटे मोटे काम जैन ने किए थे। किस्मत से कुछ साल पहले बाद विली और नैन्सी ने अपनी सालों की सेविंग मिलाकर रेस्टोरेंट खोल लिया और उनकी किस्मत से वह चल भी निकला और कुछ ही वक्त में आसपास में पॉपुलर भी हो गया। उसमें भीड़ बढ़ने लगी तो नैन्सी और विली को अक्सर जैन की मदद की जरूरत पड़ती, इसीलिए उसने अपना बाकी काम छोड़कर जैन ने वही काम करना शुरू कर दिया और इस
वजह से सब ठीक भी हो गया क्योंकि जैन को काम साथ साथ ऑर्थर को अपने साथ ले जाना आसान हो गया, पर साथ रहने की बाद भी वह उसके साथ बैठ नहीं पाती, उसे और बच्चों की तरह सारी चीजें नहीं दे पाती। ये सारी बातें जैन को परेशान करती। हालांकि ऑर्थर कभी कोई डिमांड नहीं करता, बचपन से ही वह एकदम शांत था, उसने कभी जैन को परेशान नहीं किया और बच्चों से बिल्कुल अलग। और 5 साल की उम्र में आते आते तो वह बिल्कुल बड़ों की तरह बिहेव करने लगा। ऑर्थर को ऐसे देख जैन को बहुत बुरा लगता, पर उसके बस में कुछ नहीं था। जैन की उदास सी आवाज सुन नन्हे से ऑर्थर ने उसे अपने छोटे छोटे हाथों से गले लगाते हुए जवाब दिया, मॉमी आर यू टायर्ड? आई नो यू वर्कड सो हार्ड फॉर मी. You are very tired of working all day long, but don't worry, when we reach home, I will massage you and then all your fatigue will be removed, okay? ऑर्थर ने मासूमियत से जवाब दिया। छोटे से ऑर्थर के मुंह से ये सुनकर जैन की आंखें भर गई, उसने अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके स्वीटी, मॉमी विल लिसन टू यू, पर अभी हम घर चले। लेट्स गो मॉमी, ऑर्थर ने जैन का हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। जैन का घर रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए उसे रात में यहाँ से वहाँ जाने में आसानी हो जाती। जैन और ऑर्थर विली को बाय बोल दोनों पैदल वॉक करते हुए वहाँ से निकल आए। जैन और ऑर्थर रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क पर आए ही थे कि अचानक सामने से एक गाड़ी उनकी तरफ आ गई। वह गाड़ी इतनी तेजी से उनकी ओर आई कि जैन को कुछ समझ नहीं आया। सामने खतरे को देख उसके दिमाग में सिर्फ ऑर्थर को बचाने का ख्याल आया। उसने अपने दोनों हाथों से उसे सड़क की दूसरी ओर पुश किया, पर इससे पहले कि खुद साइड हटती, सामने वाले की गाड़ी ने उसे हिट कर दिया और वह उछल के सड़क के किनारे गिर पड़ी। एनकाउंटर विद जैक्सन वॉल्टर 2। जैन उस गाड़ी से टकराकर सामने जमीन पर गई। अचानक इस तरह टकराने से उसे बहुत चोट लगी थी, पर सही वक्त पर गाड़ी रोकने की वजह से उसे चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, पर कुछ खरोंचें आई थी। अचानक जमीन पर गिरने से कुछ पल के लिए जैन ब्लैकआउट हो गई, उसे कुछ होश ही नहीं रहा। पर कुछ देर बाद जब हाथ पैर में हो रहे दर्द ने उसे जिंदा होने का एहसास कराया, तब जाकर उसे होश आया। होश में आते ही उसका पहला रिएक्शन ऑर्थर के लिए था। उसने उस ओर देखा तो ऑर्थर को सही सलामत देख राहत की सांस ली, पर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि जैन फिर से ब्लैंक आउट होती, उसे सामने गाड़ी से किसी के उतर कर आने का एहसास हुआ। उस शख्स ने भागते हुए उसका हाथ पकड़कर उससे सवाल किया, हे आर यू ओके? आर यू ऑलराइट मिसेस समथिंग? उस आदमी की आवाजें जैन को साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर उसे लग रहा था वह जैसे किसी सपने में है। उसने आंख खोलकर देखने की कोशिश की तो सामने किसी शख्स का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। जैन को अधखुली आंखों से अपनी ओर देखते देख वह शख्स भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी से पानी की बोतल लेकर जैन के चेहरे पर छिड़क दिया। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही जैन वापस होश में आ गई। जैन को होश में देख वह उसने रिलैक्स होकर गहरी सांस लेते हुए सवाल किया, मिस आर यू ऑलराइट? जैन कोई जवाब देती या उसकी तरफ देखती, दो नन्हे हाथों ने उसे जकड़ लिया। जैन ने नजरें उठाकर उस ओर देखा तो छोटे से ऑर्थर को सामने देख जैन अपनी चोट को छुपाते हुए मुस्कुरा उठी और उसे अपने गले लगाते हुए पूछने लगी, आर यू ओके स्वीटी? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। जैन ने ऑर्थर के हाथ पैरों को चेक करते हुए कहा। जैन का जवाब सुन ऑर्थर ने उल्टा बॉसी अंदाज में सवाल किया, डोंट वरी अबाउट मी, वरी अबाउट योरसेल्फ। यू गॉट हर्ट, वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। आई ऑलरेडी कॉल्ड द एम्बुलेंस, इट विल कम सून। डोंट वरी, ओके, यू विल बी फाइन। वो रिलैक्स लिटिल बॉय, शी इज फाइन, इट जस्ट अ स्मॉल एक्सीडेंट। ऑर्थर की बात खत्म होने से पहले ही पीछे बैठे शख्स ने उसकी बात सुन जवाब दिया। उस आदमी की बात सुन जैन और ऑर्थर दोनों एक साथ उस आदमी की तरफ मुड़ गए। सामने ब्लैक टक्सिडो और टाई वगैरह पहने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसके लुक्स और ड्रेसिंग स्टाइल से ऑब्वियस था कि वह किसी रईस फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसके अमीर या ना होने से लिटिल ऑर्थर को कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस उस आदमी का इस तरह अनप्लेजेंट एंट्री लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से उसकी वजह से ही जैन का एक्सीडेंट हुआ था, यह देखकर उसका पारा ऑलरेडी हाई था, और ऊपर से उसने बीच में बोलकर तो आग में घी डालने का काम कर दिया। उसकी बात सुन लिटिल ऑर्थर ने गुस्से से जवाब दिया, हु द हेल आर यू? डिड आई आस्क योर ओपिनियन? हु आस्क्ड यू टू स्पीक? इन बिटवीन अस एंड एनीवे व्हाट यू डिड टुडे, पुलिस विल टॉक टू यू इन पुलिस स्टेशन, दे आर कमिंग सून। एक 5 साल के बच्चे के मुंह से इस तरह की बातें सुन उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए आर्थर को जवाब दिया, सॉरी लिटिल क्यूटी, आई डिडंट मीन दैट। यह सब एक्सीडेंटली हो गया।
और अगर तुम चाहो तो इसके बदले में तुम्हें कंपनसेट कर सकता हूँ और हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ, हालांकि इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है, फिर भी आई So sorry. Quote dot 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 dot. Just a sorry. Seriously. If something happened to her, then who will? रिस्पॉन्सिबल फॉर हर टेल मी। उस आदमी की बातों से इरिटेट होकर ऑर्थर ने सवाल किया। आर्थ का सवाल सही था, पर उसे इतने गुस्से में देख जेन ने उसे रोकते हुए आवाज दी। आर्थर लीव इट स्वीटी। ये सब जानबूझकर नहीं हुआ है एंड ही इज गिल्टी। सो फॉरगिव हिम। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। नो वे, जैन की बात का आर्थ ने जवाब दिया। उस छोटे से ऑर्थर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह किसी भी हाल में जेन को हर्ट करने वाले को माफ नहीं करना चाहता था। ऑर्थर बचपन से अपनी ब्यूटीफुल मॉमी को बुली होते हुए और बुरी तरह ट्रीट करते हुए देखता आया था। और इन्हीं बातों ने उस पर गहरा असर डाला था, पर इससे भी ज्यादा एक फादर का सपोर्ट ना होने की वजह से उसे अक्सर बुरा लगता। इससे भी बुरा तब जब वह अपने साथ के बच्चों को उनके मॉम और डैड दोनों के साथ देखता और खुद को अकेले पता। जब वह छोटा था तो अक्सर बच्चे उसे चिढ़ाते और इसी वजह से वह अक्सर उनके साथ लड़ाई कर घर आने के बाद जेन से सवाल करता। उसके सामने तो जेन कुछ नहीं कहती, पर बाद में वह घंटों जेन को अकेले अपने कमरे में रोते हुए सुनता। इन्हीं सब से उस पर इतना गहरा असर डाला कि उसने जेन से सवाल करना बंद कर दिए और अपने फादर के होने की ख्वाहिश छोड़ खुद ही जेन को प्रोटेक्ट करने का फैसला कर लिया। तब से लेकर वह इतना प्रोटेक्टिव हो गया कि जेन को कुछ भी होता तो वह किसी मैच्योर लड़के की तरह बीच में आ जाता और अपनी बातों से सबके मुंह बंद करा देता। कभी कभी तो उसकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस जेन को भी डरा देती। जेन और ऑर्थर की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पुलिस वहां पहुंच भी गई। पुलिस को वहां देख नन्हे ऑर्थर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह ऑफिसर के सामने जाकर कॉन्फिडेंस से खड़ा हो गया और उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, डॉट 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 डॉट। ऑफिसर अरेस्ट हिम, ही इज कल्प्रिट। आर्थर की बात सुन वहां आए ऑफिसर ने उस ओर देखा तो सामने खड़े शख्स को देख डरते हुए जवाब दिया, मिस्टर मैक्सवेल, सर आप यहाँ। उस पुलिस वाले की बात सुन उस मैक्स वाल्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और ऑफिसर को एक्सप्लेन करने लगा। उसकी बात सुन पुलिस ऑफिसर आर्थर को समझाना चाहा, पर ऑफिसर को बिना कोई मौका दिए ऑर्थर ने जवाब दिया, मिस्टर ऑफिसर आई डोंट नो हु ही इज एंड आई हैव नो डिजायर टू नो हिम। इसीलिए बेहतर है मुझे कुछ ना समझाएं और उस आदमी को सीधे अरेस्ट करें, वरना ऐसा ना हो कि मुझे आपकी भी कंप्लेंट करनी पड़े और ये सारे एक्सीडेंट के और आपके प्रूफ मीडिया को देने पड़े। आर्थ ने अपने हाथ में पकड़े आईपैड को दिखाते हुए कहा, जिसमें अभी भी वीडियो रिकॉर्ड जारी था। 5 साल के बच्चे के मुंह से यह सब सुनकर वहां खड़े दोनों ऑफिसर के चेहरे के रंग उड़ भी गए। दोनों बेचारे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली परिस्थिति में थे। वह ना ही मैक्स वाल्टर को अरेस्ट कर सकते थे और ना ही उसे जाने देने की स्थिति में थे। और इन सब के हंगामे से अलग दूर खड़ी जेन अपने आप में परेशान थी। कहाँ तो वह यह सब झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती थी, पर आर्थ ने बैठे बैठे उसके मुसीबत खड़ी कर दी थी। जेन किसी भी हाल में वहां जाकर अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, पर उसके कुछ करने से पहले ही बात इतने आगे बढ़ गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। उन ऑफिसर्स को इस परिस्थिति में देखकर मैक्स वाल्टर ने उनके साथ जाने के लिए हामी भर दी और पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में तीनों पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन में खड़े थे। ऑर्थर की कंप्लेंट की वजह से सब टेंशन में थे। ना तो ऑर्थर कंप्लेंट वापस लेने के मूड में था और ना हो वो लोग मैक्स वाल्टर को जेल में डालने की हिम्मत कर पा रहे थे। उन सब की बहस का कोई सॉल्यूशन ना मिलते देख इंस्पेक्टर ने जैक्सन के सेक्रेटरी को कॉल लगा दी और उसे सारी खबर की जानकारी दे दी। जैक्सन वाल्टर इस वक्त शहर के सबसे बड़े नाइट क्लब में अपने प्राइवेट वार्ड में बैठा हुआ था और उसके सामने 3-4 और लोग बैठे हुए थे। पूरे दिन भर मूड ऑफ होने की वजह से वह थोड़ा ड्रंक था। उसे जैसे ही मैक्स के अरेस्ट होने की खबर मिली तो वह भी थोड़ा चौंक गया, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि किसी ने वाल्टर फैमिली के किसी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट की थी। जैक्सन ने उस मामले को अपनी सेक्रेटरी को हैंडल करने को कह दिया, पर फिर उस इंसान को जानने की क्यूरियोसिटी ने उसे रोक दिया। वह खुद ही गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। जैक्सन वहां पहुंचा तो मैक्स लॉकअप में था और पुलिस वाले परेशान से बैठे हुए थे। जैक्सन को देखते ही सबके सब एक साथ अपनी चेयर से उठ गए और सर कहते
हुए लाइन में खड़े हो गए। उन सबको इग्नोर कर जैक्सन ने सीधे से सवाल किया, Who complained against him? Who had the courage to take action against Walter family? जैक्सन ने गुस्से में सवाल किया। I did. ऑफिसर के कुछ कहने से पहले ही ऑर्थर ने पीछे से आते हुए जवाब दिया। किसी की पीछे से आती आवाज सुन जैक्सन पीछे मुड़ा तो सामने छोटे से बच्चे को हाथ में आईपैड लिए बड़े एटीट्यूड से खड़े देख हैरान रह गया। जैक्सन ने उस बच्चे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सामने उसकी डुप्लीकेट कॉपी को खड़ा कर दिया हो। उस बच्चे और उसमें सब कुछ सेम था सिवाय एज के। जैक्सन ऑर्थर को देख एकदम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे देखकर उसे अजीब सा क्यों महसूस हो रहा था। जैक्सन को इस तरह चुप खड़े देख ऑर्थर ने दोबारा बोलना कंटिन्यू किया। मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। क्या आपको कोई दिक्कत है? अगर है तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ बिकॉज ऑफ हिम माई beautiful girl got hurt and I won't let him go so easily. If you want to release him you have to fight with me. ऑर्थर ने थोड़ी ऊंची आवाज जवाब देते हुए कहा। ऑर्थर, बिहेव योरसेल्फ। किस तरह बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं स्वीटी, इट्स बैड मैनर। ऑर्थर को इस तरह बात करते देख पीछे से आती हुई जैन ने उसे रोकते हुए कहा। सामने से आती किसी की स्वीट और गुस्से से मिली जुली आवाज को सुन जैक्सन ने उस ओर देखा तो सामने से ऑर्थर की ओर आती जैन को देखते रह गया। उसकी हॉट बीट एकदम से तेज हो गई। इससे बेखबर जैन ऑर्थर के सामने घुटनों पर बैठ गई और उसे समझाने लगी। वह उसे कुछ बोल रही थी और जवाब में ऑर्थर कान पकड़े उसे सॉरी बोल रहा था। उन दोनों की बातें तो जैक्सन को कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, पर उन दोनों के चेहरों पर एक्सप्रेशन देखकर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। एक अजीब सा एहसास जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वह एकटक बिना पल के झपकाए बस उन दोनों की ओर देखता रह गया जब तक कि मैक्स ने उसे आवाज नहीं दी। ब्रो, थैंक गॉड आप आ गए, वरना तो उस लिटिल बॉय ने मुझे छोड़ा ही नहीं। उसे मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की पर वह माना ही नहीं। इतना जिद्दी बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैक्स की बात से जैक्सन का ध्यान टूटा तो वह उसे बिना कुछ कहे वहां से बाहर गाड़ी की तरफ आ गया। जैक्सन के पीछे पीछे मैक्स भी कहते हुए बाहर की ओर आ गया। वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचे तो दूसरी तरफ से आती जैन और ऑर्थर उन्हें देख गए। मैक्स को देख जैन ने सिर सॉरी कहते हुए जवाब दिया। आई एम सॉरी मिस्टर मैक्स, हमारी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई। Why are you sorry? It's not your fault. It was his mistake. ऑर्थर ने जैन को सॉरी बोलते देख जवाब दिया। ऑर्थर को इस तरह जवाब देते देख मैक्स ने अपनी दोनों आईब्रोज ऊपर कर उसकी तरफ देखते सॉरी बॉस कहते हुए कान पकड़ लिए और उसे इग्नोर कर जैन से कुछ बातें करने लगा। जैक्सन चुपचाप खड़ा ऑर्थर और जैन के चेहरे की रिएक्शन देख रहा था। उसे उन दोनों को एक अलग ही एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही थी कि चेहरे पर हंसी आ गई। वह चुपचाप खड़े उसे नन्हे बच्चे के रिएक्शन देख रहा था। उसे देख उसके दिल में अजीब सी खुशी हो रही थी। उसकी हरकतें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। आज से पहले जैक्सन को बच्चों से कोई लगाव नहीं था, पर आज अचानक उसका दिल उसे पकड़ने को कह रहा था। वह उसे देख अजीब से ख्यालों की दुनिया में खो गया। डॉट 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 मैक्स से बातें कर जैन और ऑर्थर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैक्स गाड़ी में आकर बैठ गया, पर जैक्सन को खोए हुए देख उसे हिलाते हुए सवाल किया, ब्रो व्हाट हैपन? गाड़ी चलाओ। मैक्स की बात सुन जैक्सन ने हकलाते हुए जवाब दिया और उनके ख्यालों को वहीं छोड़कर वहां से अपने घर माउंटेन विला की तरफ निकल गया। CH10 return to West City 1. CH10 return to West City 1. पुलिस स्टेशन से आने के बाद से जैन अपने कमरे की विंडो पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और उसके बिना मेकअप किए उस खूबसूरत से चेहरे पर बहुत से सवाल थे, पर इन सारी परेशानियों के बावजूद उसके चेहरे पर एक नूर जो चांद तक को मात देने के काबिल था। आसमान में चमक रहे उस चांद की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे को जैसे और भी खूबसूरत बना रही थी। पिछले आधे घंटे से खिड़की पर खड़ी जैन आथा के आज किए बिहेवियर को लेकर परेशान खड़ी खुद से ही सवाल कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आथा इस तरह क्यों है वह, और बच्चों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं है वह। कितनी ही बार शांत रहने के लिए समझा चुकी थी, पर अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वह उसके गुस्से को
कभी रोक नहीं पाती, कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कि वह नहीं बल्कि आधा घर में सबसे बड़ा है। उसका बड़ों की तरह बात करना, लोगों से बहस करना उसे समझ नहीं आता। उसका बच्चा होते हुए भी बच्चों की तरह ना रहना जैन को परेशान कर रहा था। वह यही सब सोचकर घंटे भर से कमरे की चक्कर लगाए जा रही थी। उसके दिमाग में उसे लेकर बहुत सी उलझन चल रही थी। जैन को तरह घंटे भर से परेशान चक्कर लगाते देख हाथ से देखा नहीं गया। उसने बेड से उठकर जैन के गले में हाथ डालते हुए सवाल किया। माई ब्यूटीफुल मॉमी, आई एम सॉरी, आई नो यू डोंट want reveal the truth to protect us, and because of this you always cover yourself with ugly makeup, but beautiful mommy, now I am big man, I can protect you so you don't have to wear ugly makeup anymore, okay? आर्थर ने जैन के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। आर्थर की बात सुन जैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए नन्हे आर्थर को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए जवाब दिया। आई नो माई लिटिल बॉय इज ग्रोन अप एंड ही कैन प्रोटेक्ट मी, बट माई लव मॉमी नहीं चाहती आप लोगों से फाइट करे। यू आर माई गुड बॉय, सो प्लीज प्रॉमिस मॉमी यू डोंट डू दिस अगेन, कोट डॉट 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 प्रॉमिस मॉमी। आर्थर क्यूट सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। मॉमी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आर्थर ने कुछ पल रुककर दोबारा सवाल किया। ऑफ कोर्स स्वीटी, मॉमी डैड डोंट लाइक अस, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है? कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट। आर्थर ने धीरे से सवाल किया। उसकी आवाज से मायूसी साफ झलक रही थी। आर्थर के मुंह से अचानक ये सवाल सुन जैन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसकी सारी बुरी यादें जैसे एक एक कर जहन में स्पिन करने लगी। 1 मिनट के लिए तो वह चुप सी हो गई, फिर बड़ी मुश्किल से उसने होश में आकर गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। नो स्वीटी, ये सब आपसे किसने कहा? डॉट 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 ये सारी बातें झूठ है। आपके डैड ने आपको नहीं छोड़ा है स्वीटी। आपके डैड यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए हमारे साथ नहीं है, पर देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, यू ट्रस्ट मी ना, कोट डॉट 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 डॉट। जैन ने आर्थर से ज्यादा कुछ को सांत्वना देते हुए कहा। जैन को अपसेट देख आर्थर ने फिर कोई सवाल नहीं किया। वह अच्छे से जानता था कि सच्चाई कुछ और थी और उसकी मॉम उसे सच नहीं बताना चाहती, इसलिए वह हर कुछ और कहकर टाल देती है। लिटिल आर्थर के मन में अपने डैड को लेकर बहुत से सवाल थे, पर उन सवालों को पूछकर वह जैन को अपसेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बात को घुमाते हुए जवाब दिया। डोंट बी अपसेट मॉमी, आई डोंट नीड एनीबॉडी, यू आर इनफ फॉर मी एंड आई लव यू so much mommy, love you too honey, you are the best gift of my life and mama loves you so much। जैन ने आर्थर को गले लगाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा। जैन के गले लगे आर्थर को थोड़ी देर में नींद आ गई। आर्थर को सोते देख जैन ने उसे उठाकर उसके बेड पर सुला दिया और धीरे से गुड नाइट स्वीटी उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट कहते हुए आर्थर के माथे कर अपने बेड पर आकर लेट गई। शहर की दूसरी तरफ माउंट विला में आधी रात गए जैक्सन अपने टेरेस पर खड़ा था। पुलिस स्टेशन से आने के बाद से जैक्सन ने सोने की बहुत कोशिश की, पर आंखें बंद करते ही उसे जैन की आवाजें और उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रही था। जैक्सन ने बहुत कोशिश की वह उन ख्यालों को इग्नोर करे, पर जब एक के बाद एक बातें माइंड में स्पिन करने लगी तो वह परेशान होकर वहां से उठकर टेरेस की ओर आ गया, पर वहां आकर देखा तो मैक्स भी वहां खड़ा ड्रिंक कर रहा था। मैक्स को इतनी रात गए टेरेस पर देख जैक्सन हैरानी से सवाल किया। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? पीछे से आती आवाज सुन मैक्स पीछे मुड़ा तो जैक्सन को वहां देख वह भी थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि हमेशा टाइम और शेड्यूल को फॉलो करने वाले जैक्सन को इतनी रात गए टेरेस पर देखना उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था। नथिंग ब्रो, बस ड्रिंक कर रहा था। बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉट 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 डॉट। मैक्स ने उसका सवाल सुन उल्टा सवाल किया। मैक्स की बात का जैक्सन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके दूसरे हाथ में पकड़ी बियर की बोतल लेकर चुपचाप पीने लगा। जैक्सन के ऐसे बिहेवियर को देख मैक्स ने दोबारा सवाल किया। जैक, क्या चल रहा है? यू लुक सो वियर्ड टुडे। रास्ते भर भी चुप थे। और अभी भी बात क्या है? नथिंग, जैक्सन ने धीरे से जवाब दिया, और मैक्स के कुछ और सवाल करने से पहले ही वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। अगली सुबह जैन उठी तो रोजाना से थोड़ी देर हो चुकी थी। उसने घड़ी की तरफ
देखा तो 7 बज रहे थे। टाइम देख वह जल्दी से बेड से उठकर शावर लेने चले गई। वह शावर लेकर आर्थर को उठाने कमरे में आई तो वह ऑलरेडी उठकर बेड पर बैठा हुआ अपने आईपैड में लगा हुआ था। आर्थर को अपने आप में बिजी देख जैन मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चले गई। हर रोज की तरह जैन ने जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट रेडी कर आर्थर को आवाज दी। जैन के आवाज देने तक आर्थर था। उसे रेडी देख जैन स्माइल करते हुए जल्दी से उसका बैग और लंच बॉक्स रेडी किया और दोनों ब्रेकफास्ट कर वहां से निकल गए। आर्थर का स्कूल वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो दोनों घर से रोज पैदल ही जाते और आर्थर को उसके स्कूल ड्रॉप कर जैन अपने रेस्टोरेंट के लिए आ जाती। यह उनका रोज का रूटीन था। हर रोज की तरह रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां भीड़ देखकर थोड़ा हैरान रह गई। उसने भीड़ के बीच से घुसते हुए बीचों बीच में जाकर देखा तो विली एक दोगुने साइज के आदमी के आगे हाथ जोड़े खड़ा था और वह आदमी उस पर चिल्ला रहा था। विली को इस हालत में देख जैन ब्रदर विली कहते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैन को सामने देख विली ने नीचे से उठकर उसे अंदर जाने को कह दिया और उसे बाहर ना आने को कहकर उस आदमी से कुछ बातें करने लगा। विली से कुछ देर बात कर वह लोग वहां से चले गए। उन लोगों के जाते ही जैन ने बाहर आकर सीधे विली से सवाल किया, ब्रदर विली आप ठीक है? यहाँ क्या हो रहा था और वो लोग कौन थे? डॉट 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 जैन मैं ठीक हूँ, पर तुम जल्दी क्यों आई? मैंने तुमसे कहा था तुम आराम से आया करो। विली ने जैन की बात को टालते हुए कहा। ब्रदर विली बात को टालिए मत और मुझे बताइए वो लोग कौन थे। विली को टालमटोल करते देख जैन ने थोड़ा जोर से कहा। जैन की बात सुन विली ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर कुछ सेकंड बाद गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जैन वो यहाँ के लोकल गैम्बलर थे जिनसे मैंने कुछ पैसे लिए थे और वही पैसे मांगने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। पर तुम तो जानती हो इस वक्त हमारी क्या कंडीशन है। मैं ऐसे में उन्हें पैसे नहीं दे पाया, इसीलिए वो लोग इस जगह को खाली करने को कह रहे हैं और हमें अगले 2 दिनों में यह रेस्टोरेंट खाली करना है, वरना वो लोग यहाँ आकर तोड़ फोड़ कर देंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विली ने धीमी सी आवाज में कहा। विली के जवाब ने जैन के पैरों तले जमीन हिला दी। उसे समझ ही नहीं आया वह क्या कहे। उसे चुपचाप देख विली ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉट 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 जैन आई एम सॉरी, पर मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे यह सब बेचकर नैन्सी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, क्योंकि कुछ दिनों में उसका ऑपरेशन होने वाला है, इसीलिए मुझे 1-2 दिन में ही यह सब बेचकर जाना पड़ रहा है। आई एम सॉरी जैन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। ब्रदर विली ऐसा मत कहिए, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मैं आपके हालात समझती हूँ। ब्रदर विली आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कोई और जॉब ढूंढ वैसे भी आथा अब बड़ा हो गया है और नर्सरी स्कूल भी जाने लगा है, तो मुझे दूसरी जॉब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। विली को माफी मांगते देख जैन ने रोकते हुए कहा। जैन जॉब की चिंता मत करो, मैंने ब्रदर पीटर से बात की है, उन्होंने कहा वह तुम्हें अपने एजेंसी में काम दे देंगे, पर उसके लिए तुम्हें वेस्ट सिटी जाना होगा। वेस्ट सिटी? विली की बात सुन जैन ने दोहराते हुए कहा। वेस्ट सिटी का नाम सुनते ही जैन चौंक गई। उसके जहन की सारी यादें ताज़ा होने लगी। उसके घर, उसके शहर की कुछ अच्छी यादें, पर उससे कहीं ज्यादा बुरी यादें जो उसके दिल में एक कांटे की तरह थी। जैन को इस तरह रिएक्ट करते देखना विली के लिए नॉर्मल था। वह अच्छी तरह जानता था कि जैन किस बात को लेकर परेशान थी, इसीलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, जैन तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, पर उस बात को अब सालों बीत गए हैं। अच्छा है तुम भी वो सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। जैन तुम्हें इस वक्त काम की जरूरत है और ब्रदर पीटर तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहे हैं। ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छी जॉब, रहने के लिए घर, सब कुछ मिल रहा है जैन, और फिर डिजाइनिंग करना भी तो तुम्हारा सपना है। अगर तुम वहाँ काम करोगी तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और फिर ब्रदर पीटर तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते है। वो तुम्हारा वहाँ ख्याल रखेंगे, फिर तुम उनके साथ रहोगी तो नैन्सी और हमें भी सुकून रहेगा। ब्रदर विली, आई कांट गो बैक। मैं उस शहर वापस नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। जानता हूँ जैन, पर आर्थ के बारे में सोचो, वो अब बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल में एडमिट करना होगा, उसकी पढ़ाई, ये सब कैसे संभालोगी जैन? ये सब आसान नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई सिक्योर जॉब नहीं होगी तो तुम कैसे उसे पालोगी? इस बारे में सोचो जैन, बाकी तुम्हारी मर्जी में तुम्हें जाने को
फोर्स नहीं करूंगा। विली जैन को वहीं छोड़कर अपने काम में लग गया। विली के जाने के बाद जैन वहीं की वहीं खड़े रह गई जब तक कि उसे कस्म ने आवाज नहीं दी। आज का पूरा दिन जैन उस बात को लेकर परेशान थी। पूरे दिन उसके दिमाग में विली कि कई सारी बातें घूमने रही थी। वह कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी। एक तरफ दिल में उस शहर को लेकर नफरत थी और वहां ना जाने का फैसला तो दूसरी तरफ मासूम से आथ का फ्यूचर, उसका आने वाला कल, ये सब को लेकर उसके दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। पूरे दिन वह इतना परेशान रही कि ठीक से काम भी नहीं कर पाए। उसके लिए यह फैसला लेना मुश्किल था उस शहर वापस लौट कर जाना जहां से सालों पहले वह भाग कर आई थी, जहां पर उसकी जिंदगी की सारी कड़वी यादें जुड़ी थी। वह तमाम यादें जो उसके सीने में किसी कांटे की तरह हर वक्त चुभती रहती थी। बहुत मुश्किल था उसके लिए सब भूल कर उस शहर लौट जाना।